तो दोस्तों, रूल नंबर 4, आसान इंग्लिश के मास्टर बनो। आज के समय में नॉलेज और स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको दुनिया से जोड़ देती है। चेतन भगत के 11th रूल्स ऑफ लाइफ का चौथा रूल हमें एक प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग स्किल सिखाता है। आसान इंग्लिश के मास्टर बनो। इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल बिजनेस, डिप्लोमेसी और संस्कृत की भाषा है। यह इंटरनेट और सोशल मीडिया की भी लैंग्वेज है। इंग्लिश सीखने से दुनिया भर के मौके आपके पास पहुंचेंगे। बोले जाने वाली और लिखी जाने वाली आसान इंग्लिश पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी पहले से ही इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है तो बेझिझक इस चैप्टर को छोड़ दें। हालांकि इसे पढ़ने में कोई नुकसान नहीं होगा। मैं भारतीय हूँ। मैं दिल्ली में हिंदी बोलते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैं अब भी ज़्यादातर समय हिंदी में बोलता और सोचता हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश का राइटर बना। अगर मैं हिंदी में लिखता तो क्या एक भारतीय लेखक के तौर पर मैं इतना ही कामयाब होता? क्या मैं वही चेतन भगत रहता? मैं नहीं कह सकता। मेरा मानना है कि इंग्लिश में बोलने, पढ़ने और लिखने की मेरी काबिलियत ने मुझे उन जगहों तक पहुंचाया है जहां मैं किसी और तरीके से शायद नहीं पहुंच पाता। मैं उन टेबलों पर बैठा हूं जहां अगर मैं किसी और भाषा में लिखता तो मुझे मौका नहीं मिलता। क्या मुझे नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव में बुलाया गया होता? अगर मैं एक लीडिंग इंग्लिश डेली टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए नहीं लिखता तो क्या एक कॉलमिस्ट के रूप में मेरी प्रोफाइल वैसी ही होती? क्या मैं टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो पाता? भारत में हम अपनी मातृभाषाओं में एक दूसरे से बात करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और फिल्में या टीवी शो देखते हैं। फिर भी हम ऑटोमेटिकली उन लोगों को उच्च कैटेगरी में रखते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों के मुकाबले जो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते। इसकी कई ऐतिहासिक वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि 200 साल से ज़्यादा वक्त तक अंग्रेजों की हम पर हुकूमत, अंग्रेजों ने भारतीय का एक एलिट क्लास बनाया जो इंग्लिश बोलने और लिखने दोनों में माहिर थे। इससे उन्हें देश चलाने में मदद मिली। इन एलिट भारतीयों को अच्छा वेतन दिया जाता था। वे शान से रहते थे और उन्हें ज्यादा मौके मिलते थे। साथ ही दूसरे ताकतवर एलिट लोगों और बढ़िया चीजों तक उनकी पहुंच थी। इससे वे ज्यादा कल्चर्ड भी दिखाई देने लगे क्योंकि अंग्रेजों ने अपने कल्चर को बेहतर बनाकर प्रमोट किया। जब अंग्रेज चले गए तो भी अंग्रेजी बोलने वाला ये क्लास बना रहा। उनके अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे बड़े हुए और नए आजाद भारत में एलिट अफसरों पर दखल कर लिया। उन्होंने अंग्रेजी बोलने वाले एलिट क्लास उन्होंने अंग्रेजी बोलने वाले एलिट क्लास का बुलबुला बनाए रखा। अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में भारतीयों की बढ़ती तादाद की वजह से हाल के सालों में यह बुलबुला फूट गया। अंग्रेजी के सुपीरियर स्टेटस की कोई वजह भी है जिन पर भारत के लिए एक अलग लंबे लेख, शायद एक अलग किताब की भी जरूरत होगी। इस किताब की मकसद के लिए यह कहना काफी होगा कि प्रो इंग्लिश बायस आज भी मौजूद है। अगर आप भारत में अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते तो आपके लिए कुछ खास अवसर और रास्ते बंद हो जाते हैं। बात बस इतनी ही है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपको नौकरी पर नहीं रखेगी। बैंकों की टॉप लेवल जॉब्स आपको नहीं मिलेगी। किसी भी ऑफिसर लेवल पोजीशन पर रोजगार मिलना मुश्किल होगा। अगर आप अपनी अंग्रेजी में गड़बड़ी करते हैं तो कई कंपनियों में इंटरव्यू लेने वाले आपका मजाक उड़ाएंगे। चैप्टर की शुरुआत में ब्रिटिश काउंसिल का जो वाक्य दिया गया है वाकई में 100% सच है। हाँ, ऐसे भारतीयों के उदाहरण हैं जिन्होंने अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ न होने के बावजूद कामयाबी हासिल की है। कई बड़े एंटरप्रेन्योर, नेशनल लेवल के खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों ने बिना इंग्लिश जाने कामयाबी की ऊंचाई छुई है। लेकिन ये एक्सेप्शंस नॉर्म को बदल नहीं देते।
आपको क्लास बैरियर पार करने से रोकने के लिए भारत में सबसे बड़ा आयरन गेट यही भाषा है, अंग्रेजी। यह समझना जरूरी है कि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग प्रोफिशिएंसी के मामले में एक जैसे नहीं हैं। समझने में आसानी के लिए मैं उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटूंगा: E0, E1 एंड E2। E0 वे लोग हैं जो बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानते या बोलते हैं। इस कैटेगरी के लोगों के लिए करियर चॉइस बेहद छोटे हो सकते हैं। जापान या चीन में आप अंग्रेजी न बोलने पर भी किसी बैंक के चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी जाने बिना आप भारत में बैंक ब्रांच मैनेजर भी नहीं बन सकते। आप एक ब्लू कॉलर वर्कर बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, कुक, डिलीवरी बॉय या फिर फैक्ट्री लेबर। आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोबाइल रिपेयर पर्सन, वेल्डर, फोरमैन या यहाँ तक कि फैक्ट्री शॉप फ्लोर सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। बदकिस्मती से भारत में इन प्रोफेशंस में ना अच्छी तनख्वाह मिलती है, न ही व्हाइट कॉलर जॉब की तरह सम्मान। अमेरिका में एक प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन हर साल 100,000 अमेरिकी डॉलर तक कमा सकता है। अमेरिका में रहन सहन महंगा होने के बावजूद इसे वहाँ अच्छी इनकम माना जाता है। 100,000 अमेरिकन डॉलर मतलब करीब 85 लाख रुपए। भारत में प्लम्बर और रिपेयर करने वाले दूसरे लोग व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस के मुकाबले बहुत कम कमाते हैं। इस फर्क को ठीक करने की जरूरत है। इसकी राजनीति एक अलग मुद्दा है। अभी के लिए आपको याद रखना जरूरी है कि E0 के लिए तरक्की सबसे मुश्किल है। E1 ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी तो सीखी है, लेकिन उन्हें इस भाषा में कंफर्ट नहीं है। यही वो ग्रुप है जिसमें अंग्रेजी सीखने वाले ज्यादातर भारतीय आते हैं। संयोग से मेरी किताबों के कई रीडर इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने मुझे एक कामयाब लेखक बनाया है और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। E1 ने स्कूल में तो अंग्रेजी सीखी, लेकिन घर पर उन्हें अंग्रेजी का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। E1 का स्कूल अंग्रेजी मीडियम स्कूल हो सकता है या रीजनल लैंग्वेज मीडियम का ऐसा स्कूल जहां इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन घर पर E1 के लिए माहौल रीजनल लैंग्वेज का होता है। अपनी बढ़ती उम्र में मैं इस कैटेगरी में ही था। अंग्रेजी की जानकारी E1 को खासकर E0 की तुलना में अवसरों के बारे में पता लगाने, बेहतर क्वालिटी वाली इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में साइंस सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से समझने और मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम देने में मदद करती है। E1 को बेहतर कंपनियों में नौकरी के इंटरव्यू के लिए चुना जाता है। अगर वे इतने खुशकिस्मत हैं कि उनके इंटरव्यू पैनल में E1 लोग हों तो उन्हें नौकरी भी मिल सकती है। हालांकि E1 भी लड़खड़ा सकते हैं और नाकाम हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ E1 अंग्रेजी जानते तो हैं, लेकिन उनके अंदर अंग्रेजी में खुलकर बोलने की कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर उनके एक्सेंट या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कोई कमी है तो यह किसी ड्रीम जॉब के इंटरव्यू में रिजेक्शन की वजह बन सकता है। इसका मतलब सोसाइटी के लोअर क्लास में भेजे जाने जैसा हो सकता है। भले ही इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, लेकिन इसकी ताकत तो देखिए। अंग्रेजी ठीक से न जानने के नतीजे बहुत गंभीर हैं। ध्यान दें कि रीजनेबल वेल का मतलब ऑक्सफोर्ड क्वालिटी परफेक्टली एक्सीलेंट इंग्लिश नहीं है। ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लेवल पर होना चाहिए जहां हम इंग्लिश में खुलकर बातचीत कर सकें। इसे कैसे करें, इस बारे में ज़्यादा जानकारी बाद में चैप्टर में आपको दी जाएगी। E2 E2 भारतीयों की एक ऐसी छोटी कैटेगरी है जो अंग्रेजी के माहौल में बड़े हुए हैं। ये लोग न केवल अच्छी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, बल्कि बड़े होने पर अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया से भी घिरे हैं। उनके माता पिता अंग्रेजी जानते थे। बड़े होने के दौरान उन्हें अंग्रेजी टीवी कार्यक्रम और फिल्में देखी। वे अंग्रेजी अखबार, मैगजीन और किताबें पढ़ते थे। E2 कैटेगरी के लोगों के अंकल आंटी भी अंग्रेजी में ही बातें करते थे। E2 के कई फैमिली फ्रेंड्स भी E2 ही थे। यह भारत में सोफिस्टिकेटेड लोगों का एक्सक्लूसिव क्लब है। आमतौर पर उनकी अंग्रेजी पर अच्छी मजबूत पकड़ के अलावा उनमें कुछ भी ऐसा सोफिस्टिकेटेड नहीं होता। E2 का अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान और दूसरे E2
स्किलों में घुलने मिलने की उनकी काबिलियत उन्हें यूनिक मौके देती है। फैशन, मीडिया, इंग्लिश लैंग्वेज, पब्लिशिंग और आर्ट जैसे कुछ फील्ड खास तौर पर E2 को पसंद करते हैं। E2 पर भारत में लोगों का ध्यान तुरंत जाता है। जो कोई अच्छी और आत्मविश्वास से भरी अंग्रेजी बोलता है, उसे अपने आप कॉम्पिटेंट, सुपीरियर और गंभीरता से लिए जाने वाले शख्स के तौर पर देखा जाता है। यह बात कुछ हद तक बेतुकी है कि भारत की आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा वक्त के बाद भी ऐसा नज़रिया मौजूद है, लेकिन सच्चाई यही है। मैं ऐसे इंडियन बिलियनेयर्स को जानता हूं जो सुपर कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलने वाले सेल्स पर्सन के दबाव और प्रभाव में आ जाते हैं। यह हमारे बीते हुए कॉलोनियल दौर का एक बचा हुआ मूर्खतापूर्ण इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। खुशकिस्मती से ऐसा नजरिया धीरे धीरे कम हो रहा है। आज अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी भी आपको अजीब बना सकती है और आपको अलग थलग कर सकती है। अगर आप बेहद मुश्किलों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या क्लिप्ड एक्सेंट में बोलते हैं, तो आप इंडियन वर्क सेटिंग से फिट नहीं बैठ सकते। आपका लक्ष्य, आसान अंग्रेजी में महारत हासिल करें। अच्छी बात यह है कि आपको E2 लेवल की अंग्रेजी जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको एक कॉन्फिडेंट हाई लेवल E1 बनने का टारगेट रखना चाहिए। अपनी बोलने वाली अंग्रेजी को उस लेवल तक ले जाएं जहां आप अंग्रेजी की वजह से जिंदगी में रुकावट न महसूस करें। आपकी लिखने वाली अंग्रेजी भी उस लेवल की होनी चाहिए जहां आप ईमेल, मेमो, कवरिंग लेटर या प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट को तुरंत सही और समझने में आसान अंग्रेजी में लिख सकें। मेरा राइटिंग स्टाइल है आसान और जल्दी समझ आने वाली अंग्रेजी। इसी ने मुझे भारत में सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक बनाया है। आपको भी बस यही चाहिए, आसान, असरदार अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करने की काबिलियत। अंग्रेजी में काबिलियत कैसे हासिल करें? आजकल अंग्रेजी सीखने के लिए टूल्स की कोई कमी नहीं। आपको एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर बनने में मदद करने के लिए इंटरनेट पर किताबें, ऐप्स, वीडियो और कोर्सेज मौजूद हैं जो कुछ हद तक मदद करते हैं। हालांकि मुद्दा अक्सर अंग्रेजी की जानकारी का नहीं होता। मुद्दा यह है कि आप अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में नहीं रह रहे हो या अंग्रेजी बोलने वाले की संस्कृति में डूबे नहीं हो। आपने अंग्रेजी फिल्में, म्यूजिक, टीवी शो और किताबें पसंद नहीं की। आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं रहे जिनके साथ आप अंग्रेजी में बातचीत कर सकें। ऐसे में चाहे आप कितने भी ऑनलाइन कोर्सेज पूरे कर लें, यह जाहिर होता रहेगा कि आप अंग्रेजी भाषी दुनिया में नहीं आते। जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपके पास वही टोनलिटी, मैनरिज्म या कॉन्फिडेंस नहीं होगा। यह वीडियो देखकर और ऑनलाइन कोर्स करके तैरना सीखना जैसा है। जैसे ही आप स्विमिंग पूल में जाएंगे, पानी को आप पर असर अलग होगा, और जब आप स्विमिंग पूल से खुले समुद्र में जाएंगे तो यह पूरी तरह से एक अलग तजुर्बा होगा। इसी तरह आपको अंग्रेजी में भी खुले समुद्र में स्विमिंग की तरह अच्छा बनना होगा, और ऐसा करने का इकलौता तरीका है लगातार प्रैक्टिस। इंटरनेट पर मौजूद रिसोर्स शुरुआत करने के लिए अच्छे हैं। देखें कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी लर्निंग स्टाइल को क्या चीज़ सूट कर सकती है या किसके साथ आप तालमेल बैठाते हैं, उसे चुनें। जब कोर्स या वीडियो ख़त्म हो जाए तो आपको यह पक्का करना चाहिए कि आप प्रैक्टिस जारी रखें। यहाँ कुछ सुझाव हैं। दुनिया से अंग्रेजी में बातचीत करें। क्या आप किराना स्टोर पर ब्रेड खरीदने गए? ब्रेड के लिए अंग्रेजी में पूछिए। क्या आप किसी रेस्तरां में हैं? अपना फूड अंग्रेजी में ऑर्डर करें। क्या आप किसी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव में कॉल पर बात करना चाहते हैं? अंग्रेजी में बात करें। आप फंबल करेंगे, गलतियां करेंगे और फिर धीरे धीरे खुद को सुधारेंगे। समय के साथ अंग्रेजी आपको नेचुरल लगने लगेगी। परिवार और दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करें।
यह थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। जो लोग आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं वही अक्सर आपको जज कर सकते हैं और आपको सबसे अधिक चोट भी पहुंचा सकते हैं। यह खासकर उन दोस्तों के साथ सच है जो अंग्रेजी लड़का या लड़की बनने की आपकी कोशिशों के लिए आप पर हंस सकते हैं। आपके एक्सेंट, ग्रामर और सेंटेंस गलत होंगे। जब आप बोलेंगे तो लोग मुंह दबाकर हंसेंगे। अगर कोई विदेशी टूटी फूटी हिंदी में कुछ शब्द बोलता है तो हम तालियां बजाते हैं और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब कोई भारतीय अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाए जाने पर जो शर्मिंदगी महसूस होती है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आप अपनी कोशिश छोड़ सकते हैं। लेकिन यह शर्मिंदगी कहाँ से आ रही है? आपके इमोशनल ब्रेन से ना। और चूंकि दूसरे नियम ने आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए कहा था, तो आप वही करेंगे। आप शर्मिंदगी की भावनाओं को नजरअंदाज करेंगे और अपने रेशनल दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जो कहता है आपको इस भाषा से महारत हासिल करने की जरूरत है। टोटल इडियट जैसी बातें सुनी जाने का रिस्क उठाकर भी आप घर पर पूरे समय अंग्रेजी बोलना तब तक जारी रखेंगे जब तक आप इसमें महारत हासिल नहीं कर लेते। आप कहेंगे, आई फील लाइक हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स रेदर हॉट टुडे। भले ही लोग आपको ऐसे देखें जैसे आप मंगल ग्रह से आए हो, या आप पर हंसे क्योंकि आप एक वानबी लग सकते हैं क्योंकि आप एक वनबी लग सकते हैं। पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, खूब पढ़िए। क्या आपने कभी किसी के बारे में ऐसे सुना है कि वो वेल टीवी वॉच पर्सन या वेल इंस्टाग्राम रील्स वॉच पर्सन है? नहीं ना। हमेशा कहा जाता है अ वेल रेड पर्सन। किताबें आपकी तरक्की करती हैं, वे आपके दिमाग को तेज करती हैं और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती हैं। अंग्रेजी किताबें पढ़ने से आपके दिमाग में अंग्रेजी शब्द और वाक्य भर जाएंगे और आप उनका इस्तेमाल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। अंग्रेजी किताबें पढ़ने से जब आप इस भाषा में बातचीत करेंगे तो आप दिखने सुनने में स्मार्ट बनेंगे, जो कोई भी न पढ़ने को लेकर बहाना बनाता है वो दरअसल आलसी हैं। ऐसे लोग पढ़ने के लिए जरूरी दिमागी मेहनत नहीं करना चाहते। आप आलसी मत बनना, पढ़ते रहिए। अंग्रेजी में सोचिए। E2 और E1 या जो लोग अंग्रेजी में बेहद कंफर्टेबल हैं और जो लोग अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं हैं, उनके बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि E2 अंग्रेजी में सोचते हैं। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ और आपको अंग्रेजी में जवाब देने के लिए कहता हूँ, तो आप क्या करते हैं? अगर मैं पूछूं क्या आप कल शाम को खाली हैं, तो आप दिमाग में इसे कैसे प्रोसेस तो आपके दिमाग में ये कैसे प्रोसेस करता है? क्या आप पहले मेरे इस सवाल का अपना स्थानीय भाषा में अनुवाद करते हैं, अपने दिमाग में उस भाषा में इस सवाल का जवाब देते हैं और फिर उस जवाब का अंग्रेजी में अनुवाद करते हो? ज्यादातर भारतीय इसी तरह अंग्रेजी बोलते हैं। मैं भी यही करता था। ऐसा करने से कुछ भी गलत नहीं है, हालांकि आपके दिमाग में इनपुट और आउटपुट का अनुवाद करने के एक्स्ट्रा स्टेप्स में ज़्यादा मेहनत लगेगी। यह मेहनत आपके चेहरे पर, आपके बोलने में और E2 के मुकाबले सवाल का जवाब देते समय माइक्रो सेकंड की देरी में दिखती है। फिर चूंकि आप जवाब देने से पहले अपने दिमाग में स्थानीय भाषा के वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, इसलिए आप सही इंग्लिश सिंटैक्स का इस्तेमाल करने की बजाय अपने रीजनल लैंग्वेज के सिंटैक्स स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मुझसे मेरा नाम पूछा जाता है तो मैं हिंदी में कह सकता हूँ, मैं चेतन भगत हूँ, जिसका अगर मैं शाब्दिक रूप से अंग्रेजी में अनुवाद करूँ तो यह हो जाएगा माई सेल्फ चेतन भगत। और यह एक मूर्खता भरा इशारा होगा कि मैं E2 से नहीं हूँ। सही अंग्रेजी जवाब है माई नेम इज चेतन भगत। अगर आप अंग्रेजी में सोचते हैं तो आपको यह समस्या नहीं होगी। अंग्रेजी में सोचने की कोशिश करें। व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? क्या आपने अपने मन में कहा थोड़ी गर्मी है? या क्या आपने इंग्लिश में सोचा इट इज अ बिट हॉट? इसी तरह दीवारों के रंग, सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों या अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी अंग्रेजी में ही सोचें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके पास
कि रोजमर्रा दुनिया में आपके रिस्पॉन्स इंग्लिश में स्मूथ हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी मातृभाषा में होते हैं। और जब भी जरूरत होगी इंग्लिश में कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा और कम स्ट्रेसफुल भी। मदद लें। अंग्रेजी में महारत हासिल करने के लिए आप अपने दम पर काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मदद लेने में कभी भी हिचकिचाएं नहीं। अपने आसपास की सबसे अच्छी इन पर्सन इंग्लिश क्लास का ज्वाइन करें, जिसका खर्च आप उठा सकते हो। स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस एप्स ऑनलाइन देखें। कैम्बली जैसे ऐप हैं जो आपको फीडबैक देने के लिए दुनिया भर के नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को आपके साथ कनेक्ट करते हैं। अंग्रेजी सीखने को प्राथमिकता दें। इस पहले से ही सख्त दुनिया को और ज़्यादा सख्त सिर्फ इसी वजह से होने दें क्योंकि आप किसी विशेष भाषा में शब्दों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। ये जान लें कि केवल अंग्रेजी की जानकारी ही काफ़ी नहीं है, आपको प्रोफिशिएंट और वेल रेड होना चाहिए। अंग्रेजी में सोचना चाहिए और बोलते वक्त बिना रुके बोलना चाहिए। इससे आपकी बेड़ियां खुल जाएंगी और साथ ही मौकों की एक ऐसी दुनिया खुलेगी जो आपके लिए बंद थी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए अच्छी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बेहद जरूरी है। अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को उस लेवल तक ले जाएं जहां भाषा अब जिंदगी की रुकावट न बने। आपकी लिखित अंग्रेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी ईमेल, मेमो, कवर लेटर, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट को तुरंत सही और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी में लिख सकें। हालांकि इंटरनेट पर कई रिसोर्सेज फ्री हैं, फिर भी अंग्रेजी में बोलने, पढ़ने और सोचने की लगातार प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। मैं अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, विराज ने कहा। तो बेहतर हो जाओ, मैंने कहा। वो मेरे लिए एवोकेडो टोस्ट का ऑर्डर लेकर आया था, जिसके बारे में उसने कहा कि यह बांद्रा फेवरेट है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच। मैं समझ नहीं पा रहा था कि टोस्ट के एक टुकड़े पर मैश किए हुए नरम फल को फैलाने से इसकी कीमत 600 रुपये कैसे हो गई, लेकिन एवो टोस्ट को लेकर जैसे हाइप था, उस वजह से मैं इसे ट्राई कर रहा था। टोस्ट ताश के पैकेट से भी छोटा था। मैं यह कह सकता था कि यह मेरे लंच के लिए काफ़ी नहीं होगा। समस्या यह है कि मेरे शहर या घर में कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता। अगर मेरे आसपास के लोग अंग्रेजी बोलते तो मैं भी बेहतर अंग्रेजी जानता। परेशानी यह है विराज कि तुम अभी भी अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों या हालात को जिम्मेदार मानते हो, मैंने कहा। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। मैंने आगे कहा, बहुत से लोग यही कहकर जिंदगी जीते हैं। यह एक बना बनाया वाक्य है। अगर दूसरे लोग बेहतर बर्ताव करते तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। क्या वह टेम्पलेट है? विक्टिमहुड। हाँ, तुम खुद को विक्टिम मानते हो। विक्टिमहुड। हाँ, विक्टिमहुड। तुम्हारे बुरे हालात के लिए हमेशा कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। हो सकता है तुम सही भी हो, तुम्हारे शहर में कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता हो, तो क्या हुआ? जब तक तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे तब तक तुम बेहतर नहीं हो सकते। तुम केवल खुद पर कंट्रोल रख सकते हो, दूसरों या दूसरे हालातों पर नहीं। हाँ, यह सच है। अगर अंग्रेजी तुम्हारी कमजोरी है तो तुम्हें ही इसके लिए कुछ करना होगा। आप नहीं समझते, विराज ने कहा। देखो, अब यह मेरे बारे में है। तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं सकता कि तुम्हारे लिए यह सब कितना मुश्किल था। ओके, मैं नहीं समझता, यह मेरी गलती है। अब क्या? इससे तुम्हारी मदद कैसे होगी, या तुम्हें कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है? ओके, मैं समझ गया। यह आपकी नहीं, मेरी गलती है। मैंने अंग्रेजी सीखने पर ध्यान नहीं दिया। मैं इसे ठीक करूंगा, विराज ने कहा। ग्रेट, इसी तरीके से होना चाहिए। कल मिलते हैं अगले नियम के साथ, मैंने छोटा सा बॉक्स उठाते हुए कहा। अगर थोड़ा ज्यादा खाने के साथ। हाँ, कल का नियम किस बारे में है? डोपामाइन। वाट? कल बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था चेतन भगत का चौथा रूल। याद रखिए, परफेक्ट ग्रामर नहीं बल्कि क्लियर कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इंग्लिश को अपना दोस्त बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे रूल नंबर 5।